नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अजय भांबी और आज हम बात करने जा रहे हैं पुनर्वसु नक्षत्र की, जो मिथुन राशि से प्रारंभ होकर 20 डिग्री पर से प्रारंभ होकर कर्क राशि की 3.20 डिग्री तक विस्तृत है। अब हम बात करते हैं इस नक्षत्र के घटक की, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं। पुनर्वसु राशि चक्र का 7वां नक्षत्र है और यह जो नक्षत्र समूह है 80.0 डिग्री से लेकर 93.20 डिग्री तक आकाश में फैला हुआ है और यह शुभ नक्षत्र के 3/4 भाग मिथुन राशि में आते हैं और जो इसका चौथाई हिस्सा है वो कर्क राशि में आता है। अगर हम इसे आकाश में देखें तो ये कैस्टर और पोलक्स सहित 5 तारों से मिलकर बना हुआ है और इस नक्षत्र के 2 प्रतीक हैं। एक है हाउस, घर, और दूसरा है धनुष या बो। इस नक्षत्र के पहले 3 चरण या भाग मिथुन राशि में आते हैं और उसका स्वामी है बुध, और जो चौथा इसका भाग है या चौथा चरण है वो आता है कर्क राशि में और उसका स्वामी है चंद्रमा। इस नक्षत्र समूह की जो स्वामिनी देवी है वो है आदिति और प्रथम और तृतीय स्तर पर इसमें रजस है और मध्य में ये सत्व है। इस तरह से इसका विन्यास बना हुआ है और इस नक्षत्र की जो प्रेरणा है वो है पृथ्वी, या ऐसा कह सकते हैं निर्देशित कार्यकलाप। पुनर्वसु नक्षत्र 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक पुनः और एक वसु। पुनः का मतलब हम जानते ही हैं, दोहराना, बार बार, और वसु जो है, वसु ये देवता हैं और इनका जो अर्थ है, इनका प्रकाश की किरणें भी हैं। तो ये वसु 8 प्रकार के होते हैं और किरणों को हम आभूषण की तरह भी मानते हैं। अगर प्रकाश की किरणें लगातार आ रही हैं तो आभूषण ही समझते हैं उसको। और इसके ये जो 8 देवता हैं परोक्ष रूप से वसु 8 प्रकार के होते हैं और ये वसु आकाश में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और ये इस नक्षत्र से बहुत अंतरंग रूप से जुड़े हुए हैं। अगर इस नक्षत्र का हम विश्लेषण करें तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो किरण है उनकी आवृत्ति, किरण बार बार आएँ, और यही इसका रहस्य है। जब किरण बार बार आएंगी तो ये पूरा माहौल प्रकाशित हो जाएगा। तो लगातार किरणों की आवृत्ति जो है वो प्रकाश का निर्माण करती है और यही इस नक्षत्र की विशेषता है। प्रत्येक नक्षत्र का बड़ा गहरा अर्थ होता है और इस नक्षत्र का जो अर्थ है वो यह है कि जो किरणें हैं वो सार्वभौमिक जीवन का प्रतीक हैं और अगर इन किरणों की पुनरावृत्ति होती है, इन बार बार ये आती हैं, तो जो सारभूत आरंभिक जीवन है उसकी शुरुआत के लिए और उसको विकासोन्मुख होने के लिए, उसको मैनिफेस्ट होने के लिए ये बहुत मददगार है। तो इसलिए इस नक्षत्र की ये खास विशेषता भी है। वसु इस ब्रह्मांड के बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं और सृष्टि के आरंभ से ही इन्होंने सृष्टि को बनने में अपना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है और वसुओं की जो संख्या है वो है 8। पहला अपस, जल, पृथ्वी, अग्नि, चंद्र, प्रत्युष, प्रत्युष का मतलब होता है उषा, ध्रुव, वायु और प्रभास यानी प्रभा। मानवीय और सार्वभौमिक चेतना के लिए पालन, पोषण और निरंतरता अनिवार्य तत्व हैं और चेतना जो है वो उससे ऊर्जा का उदय होता है या उससे ऊर्जा से चेतना का उदय होता है। तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड भी हैं। आदिति जो इसकी देवी है इस नक्षत्र की, वो मातृ बीज है, मातृ देवी है। बीज को अनंत फलित होने में जो आवश्यक वातावरण है उसका ये नक्षत्र निर्माण करता है और वहाँ से एक जीवन की शुरुआत होती है। जो भी पदार्थ या जो भी चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ती हैं वो सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि आदिति पृथ्वी देवी भी है और पृथ्वी से हमें सब भरपूर मात्रा में सभी कुछ प्राप्त होता है। वहाँ से हम में एक सक्षमता आती है और हम मजबूत होते हैं। उस मजबूत होने के साथ हम आगे बढ़ते हैं
और वैसे भी अदिति को सभी देवताओं की जननी माना जाता है। इस नक्षत्र समूह के दो प्रतीक हैं, एक धनुष और दूसरा घर। धनुष जो है वो जो धनुष चला रहा है और जहाँ जिस लक्ष्य को साध रहा है, तो धनुष उन दोनों के बीच में, धनुर्धर और लक्ष्य के बीच में एक लिंक है। तो वो धनुष जो है वो लिंक है, उस लक्ष्य को निर्धारित करता है जहाँ पर आदमी जाना चाहता है, और धनुर्धर एक जगह पर स्थिर होकर अपने कार्य का निष्पादन कर रहा है। तो इतने प्रतीक है, उससे ये सिद्ध होता है कि आदमी अपने आप को कैसे प्रोजेक्शन करता है, कैसे अपना विस्तार फैलाव करता है, इस नक्षत्र से यह हमको मालूम पड़ता है। और दूसरा जो इसका प्रतीक है वो है घर, हाउस। तो जब भी मालिक, घर का मालिक थक जाएगा तो आराम करने के लिए और तरोताज़ा होने के लिए, नई ऊर्जा लेने के लिए अपने घर में आता है और घर से दोबारा से तैयार होकर जीवन के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। अब हम बात करते हैं इसके गुण और इसकी जो प्रेरक शक्ति है, एट्रीब्यूट्स, और जो इसकी मोटिवेशनल फोर्स है, उसकी हम बात करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र जो है बेसिक या प्राथमिक स्तर पर और तृतीय स्तर पर ये रजस है और मध्य में सत्व है। तो रजस से मतलब ये हुआ कि पूरी तरह से एक्शन ओरिएंटेड नक्षत्र है, जहाँ पर व्यक्ति कुछ करने को, कुछ पाने के लिए आमादा है और वो अपनी पूरी तन्मयता के साथ अपने लक्ष्य के प्रति, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित है, और उसके पास इतनी अधिक ऊर्जा है, इतना अधिक एक्शन है कि वो एकदम एक्शन में है। बीच में अगर रुकता है तो सत्व की तरफ जाता है, तो वहाँ वो अलग तरह की सोच में जाता है। लेकिन तृतीय स्तर पर भी तो उसके पास में एक्शन है, फिर देवत्व है, फिर एक्शन है। इसी प्रोसेस को आगे बढ़ता हुआ वो अपने मार्ग को प्रशस्त करता चलता है। इस नक्षत्र में जो 8 वसुओं का रोल है, अगर हम उसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि जो 8 वसु हैं उनका जो रोल है कि वो आदमी के मस्तिष्क को या ब्रह्मांड के मस्तिष्क को इतना एकाग्र कर देते हैं कि वो एक दिशा में पूरे सिस्टम के साथ, समर्पण के साथ और पूरी योग्यता के साथ, एक उचित कार्य प्रणाली के साथ अगर जब वो आगे बढ़ता है तो फिर उसको वो परिणाम प्राप्त होने लगते हैं जिसके लिए वो इतना प्रयत्नशील था। अगर हम इसके गुणों का विश्लेषण करें तो हम पाते हैं कि प्राथमिक स्तर पर ये अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ता है, लेकिन मध्य में ये जो सत्व है, सत्व से वो अपने कार्यकलापों का निष्पादन इतनी योग्यता से, इतनी शुद्धता से करता है कि वहाँ पर उससे कुछ गलती ना हो जाए, उससे मिस्टेक ना हो जाए, उसके जो कार्यकलाप हों उसको भी लाभ दें, जो भी उससे जुड़े लोग हैं, जो भी समाज के लिए कार्य करता है, उससे भी उसका कनेक्शन बना रहे। और जब हम बात करते हैं धनुष और धनुर्धारी की, तो धनुर्धारी इस बात को समझता है और अपने लक्ष्य का भेदन एक स्थान पर बैठकर दूसरे स्थान पर करता है। वहाँ जाने के लिए उसे उस धनुष का जो माध्यम बनता है, उसके लिए पूरी चेतना की आवश्यकता है, और ये चेतना तब तक जागृत नहीं हो सकती जब तक वो एकाग्र ना हो। और एकाग्र होता है तो अपने कार्य के प्रति गतिशील होता है। यहाँ एक बात और नोटिस करनी पड़ेगी कि उसके पास में वो रजस है, फिर सत्व है, फिर रजस है, तीनों स्तर पे हम देखते हैं, तो वो चैन से नहीं बैठ सकता। जब तक उसको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक वो चैन से नहीं बैठ सकता। हालांकि बीच में वो निष्क्रिय जरूर होता है, कहता है कि कोई बात नहीं, हो तो हो, अकर्ता का भाव भी उसमें आता है, लेकिन फिर चूँकि तीसरे स्तर पर पुनः वो रजस है तो उसे लगता है कि मैं तब तक ना सोऊंगा, ना खाऊंगा, ना पीऊँगा, ठीक लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है। लेकिन उसके कार्य में जो कार्य की जो परिणति है वो भी अवश्य होती ही है। अब हम बात करते हैं नक्षत्र के गुण और आपका व्यक्तित्व या आपकी ताकत प्लस क्या है आपका। ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें हमको क्या देखने को मिलता है, पुनर्वसु है, बृहस्पति है, बुध है, 3 चरण में, तो हमको यहाँ मिलता है। तो ये जो संयोग है ये इंडिकेट करता है कि बहुत ही प्रतिभाशाली, अद्वितीय मस्तिष्क वाले आप व्यक्ति हैं अगर आपका जन्म इसमें हुआ है, और आप बिल्कुल धनुर्धारी की तरह अपने लक्ष्य के प्रति
एक मैदान की तलाश में रहते हैं। एक आपको मैदान मिल जाए, एक आपको माहौल मिल जाए, जैसे ही वो मैदान मिलता है तो आप अपनी क्षमताओं को प्रखर करना प्रारंभ करते हैं और आपके जो बाण हैं वो एक अनिवार्यता आपको देते हैं ताकि आप अपना उद्देश्य ठीक से प्राप्त कर सकें। आप में एक प्रेरक शक्ति भी होती है जिसके फलस्वरूप आप उस प्रेरक शक्ति से अपना कार्य तो सिद्ध करते ही हैं, लेकिन जो भी आपका कल को अनुसरण करें, जो भी आपको फॉलो करें, उनके लिए आप एक अनिवार्य वातावरण और एक ऐसी पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं जहाँ पर उन्हें भी कल को अगर कोई करना चाहता है, आपको फॉलो करता है या आपकी वाली टेक्निक को लगाता है, तो उसके लिए एक रेडीमेड रोड मैप हो जिसका दूसरा भी अनुसरण करके अपना लक्ष्य भेदन कर सके। और इसमें एक दिक्कत भी है कि कभी कभी क्या करते हैं कि चूँकि आप बहुत सारा कार्य दिमाग में रखते हैं, मस्तिष्क से ज़्यादा संचालित हैं, तो कई बार बहुत सारी चीज़ें मस्तिष्क में रह जाती, वो उनका प्रकटीकरण नहीं हो पाता, मैनिफेस्टेशन नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में आपका जो प्लान है वो धराशायी भी हो सकता है। यहाँ पर ये जो दूसरा कॉम्बिनेशन बनेगा, यह बनेगा पुनर्वसु, बृहस्पति और चंद्र। पहला जो था वो था पुनर्वसु, बृहस्पति और बुध। यहाँ पर दूसरा वाला है, आखिरी वाले चरण की हम बात कर रहे हैं। तो यह एक क्या करता है कि यहाँ पर चूँकि नक्षत्र फॉलोअप में हो रहा है, एक राशि से दूसरी राशि में जा रहा है, तो नक्षत्र ने माहौल निर्मित किया हुआ है, एक माहौल बनाया हुआ है। मिथुन के 3 हिस्सों में उसने जो पूरी बुद्धि का प्रयोग किया था, उसका प्रयोग करके एक वातावरण निर्मित किया था कि ताकि आने वाला, अगले चरण में आने वाला व्यक्ति को एक रेडीमेड एनवायरनमेंट मिले ताकि वो अपनी जो भी उसकी उपलब्धियां हैं उसमें आसानी हो सके। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हमको पानी बनाना है, तो हाइड्रोजन के 2 एटम और वाटर ऑक्सीजन का 1 एटम, इन दोनों को मिला दें, ये तो एक पानी बनने के लिए एक माहौल बना, लेकिन उसमें बिजली भी कौंधानी पड़ेगी। बिजली कौंधाने के लिए जो दूसरा नक्षत्र है जहाँ पर बृहस्पति और मून है, जब दोनों मिलते हैं तो ये यहाँ पर उत्प्रेरक शक्ति का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर एक मिथुन में एक माहौल बना हुआ था इसी नक्षत्र में, यहाँ पर वो उसका कल्मिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पर जो लक्ष्य आपको चाहिए, जहाँ पानी बनता है, हमने एग्जाम्पल दिया, जो भी आपका उद्देश्य है आप उस उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सो दोनों राशियों में होने के कारण एक राशि में प्रयत्न होते हैं, दूसरी में परिणाम मिलता है। हालांकि ऐसा नहीं कि वहाँ परिणाम नहीं मिलते, लेकिन वहाँ बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है, ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं। यहाँ एक रेडीमेड एनवायरनमेंट तैयार होता है। इस चरण तक आते आते, चौथे चरण तक आते आते एक विचार नहीं रह जाता, बल्कि एक उसको अमल में डालने का माहौल बना होता है। तो यहाँ पर ये मृग मरीच का ना रहकर एक बहुत सुंदर एनवायरनमेंट होता है। और आप लोगों की मान्यता भी है कि अगर पहला कदम ठीक से उठा तो फिर बाकी कदम अपने आप तय हो जाते हैं। आपकी जो एक ख़ास बात है एकाग्र होना, और जब भी आप एकाग्र होंगे तो अपने लक्ष्य के प्रति होंगे, उद्देश्य के प्रति होंगे। और जब भी आदमी एक ध्यान के साथ अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र हो जाता है तो उसका चिंतन मनन सब स्टॉप हो जाता है, वहाँ पर एक्शन ही नियति हो जाता है। जो इतने सजगता के साथ एक्शन किया जाता है तो परिणाम स्वतः ही प्रकट होने लगते हैं। खास बात यह भी है कि आपकी जो बुद्धि है बहुत ही कुशाग्र है। जब आपकी बुद्धि कुशाग्र है और आप लक्ष्य के प्रति समर्पित हैं तो वहाँ पर परिणाम आना कोई ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं होता। लेकिन जो लोग आपको देखते हैं वो आपको देख के मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वो आपकी तारीफ़ करते हैं, वो समझते हैं कि ये लोग आप कितने आसानी से अपने लक्ष्य का भेदन करते हैं और औरों के लिए भी एक मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो यह एक ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट आप आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कहावत है ना, कहते हैं कि बचपन में घुट्टी से पिला दी। तो आप शुरू से ही, बचपन से ही, कम उम्र से ही अपने लक्ष्य के प्रति काफ़ी आपका स्पष्ट होता है आपका चिंतन, और उसके प्रति चूँकि आप काफ़ी स्पष्ट होते हैं तो आपको जो आरंभिक विफलताएं होती हैं उनसे आप बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होते, बल्कि उनसे आप प्रेरणा लेके अपने को और मजबूत कर आगे बढ़ाते हैं। अगर आपके राह में चुनौतियाँ आती हैं या असफलताएँ आती हैं उससे घबराते नहीं हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर कोई महान कार्य करना है तो महान कार्य करने से पहले
कुछ ना कुछ तो असफलता आएगी, कुछ ना कुछ तो चुनौतियाँ आएंगी, और चुनौतियाँ जो हैं वो आपको मित्रवत हो जाती हैं। आप उनसे घबराते नहीं हैं, बल्कि उनसे कुछ सीखने का प्रयत्न करते हैं। एक और ख़ास बात है, जब आपको मालूम हो कि आपका लक्ष्य अच्छा है और आपका उद्देश्य अच्छा है और आपके साथ एक मजबूती भी है, एक ईमानदारी भी है, और कहीं ना कहीं आप अपने को सिद्ध भी करना चाहते हैं और औरों के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं, तो ये जो सारे गुण हैं आपके अंदर, ये आपको एक प्रेरणा शक्ति बन जाते हैं। और जब ये प्रेरणा शक्ति आपकी इतनी मजबूत हो जाती है, तो जो भी आप करते हैं वो चरितार्थ होना प्रारंभ हो जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ आपकी कमज़ोरियों की। आपकी जो एक मुश्किल क्या है कि जो मनोबुद्धि में आप इतने उलझ जाते हैं तो अपने को फंसा लेते हैं। तो ऐसे में आप अपने विवेक का ठीक से इस्तेमाल नहीं करते। जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो कई भ्रांतियाँ आपके मन में स्थापित हो जाएंगी, और जिनके चलते आपका लक्ष्य भेदन तो होगा नहीं, बल्कि लक्ष्य से आप भटक भी सकते हैं। तो यह एक आपकी स्थिति है, और इसके चक्कर में लोग आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि आप तो अपना कार्य करते रहते हैं। लोग कहते हैं क्या यार, ये लगे ही हुए हैं कि काम करते हैं, अपने को ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम ही नहीं करते, उसी प्रयोग को करे जा रहे हैं। तो ये है, और कई बार आप लापरवाह हो जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उनका ध्यान रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। एक और बात है जो आपको तंग कर सकती है, आपकी जो लाइकिंग और डिसलाइकिंग है, पसंद और नापसंद है, उसमें भी कई बार गड़बड़ी हो जाती है। तो इसके चलते आपके जो लक्ष्य हैं वो उनसे आप दूर चले जाते हैं, और खाम में अतिवादी होने की कोशिश करते हैं, अनावश्यक मुखर हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आप में अहंकार को जन्म देती हैं, और इन चीज़ों पर आपको ध्यान रखने की अति आवश्यकता है। अहंकार के कारण कभी कभी आप अपने को 30 मार का समझ लेते हैं, और उससे बचना चाहिए, क्योंकि आप इतने योग्य हैं, इतनी योग्यता से आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपनी अयोग्यता को ज़्यादा मुखर नहीं करना चाहिए। इतना ध्यान रखें। ये नक्षत्र बहुत ही शुभ नक्षत्र है, और वसु इसके 8 वसु इसको ध्यान में रखते हैं। इसको प्रेरणा स्रोत हैं, इसकी शक्ति हैं, उनका प्रयोग करें तो आप बहुत कमाल कर सकते हैं ज़िंदगी में। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।